हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा मेरे एक चैप्टर ये मेरा और बचा हुआ है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके भी मैं आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि भाई 2025 के एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, मैं उनको लेकर के आया हूँ। देखो, अगर मैं कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि बेटा वही क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा तो कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, केवल सेंस इतना होता है कि आप इस तरह का क्वेश्चन अपने एग्जाम के लिए बेटा जरूर देख के जाइए। मतलब अगर मैंने कोई क्वेश्चन बताया किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, तो उसके जैसे और भी जो क्वेश्चंस हों आप उनको भी एक बार देखिएगा। ठीक है, अब बिना टाइम बर्बाद करें मैं अपना बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। बेटा देखो, पहले मेरे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, फिर मेरे पास कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। सबको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि इसमें ऐसा रीजनिंग किस वजह से लगा है। ठीक, अब मेरे पास देखो पहला क्वेश्चन लिखा है विच प्रॉपर्टी सो बिलो। ठीक है, मतलब कुल मिला के उसने भाई साहब एक ग्राफ दे रखा था, यहाँ स्कैंडियम था, यहाँ जिंक था। मतलब स्कैंडियम से जिंक तक एक उसने ग्राफ बना रखा है और पूछ रहा है भाई साहब ये ग्राफ किस चीज का है, मतलब किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का है। ठीक है, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल का है, या मेरे पास रेडियस का ग्राफ है, या मेरे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ग्राफ है, या मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है। तो अब इस ग्राफ में मैं ये जो ग्राफ सामने बना है, आप देखिए इसमें हो क्या रहा है कि स्कैंडियम से जिंक तक जाते जाते पहले आप देखिए निकिल निकिल तक कहीं वैल्यू आपकी कुछ घट रही है। ठीक है, पहले देखो वैल्यू कोई घट रही है और लास्ट में जो है वैल्यू थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर आपने अपने डी ब्लॉक की स्टडी ठीक से बेटा कर रखी है ना, तो उसमें आपने बेटा रेडियस के बारे में जरूर सीखा होगा कि डी ब्लॉक की रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर लगातार पहले घटती है, मगर बीच में कुछ देर के लिए जैसे देखो थोड़ा सा पोर्शन बीच में लगभग कॉमन सा आ गया, यहाँ लगभग कांस्टेंट है, मगर आखिरी में बेटा क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से उसमें रेडियस थोड़ी सी लास्ट में बढ़ जाती है। देखो हम लोग जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा, तो हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा बढ़ता है, जिसकी वजह से बेटा रेडियस की वैल्यू बेटा क्या होती है, डाउन होती है, गिरती है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ ज़्यादा खींचेंगे, इससे बेटा रेडियस घटेगी। मगर डी ब्लॉक में क्या है, आगे जाने पर कॉमन होती है क्योंकि लगभग कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा सील्डिंग इफेक्ट भी लग जाता है। ठीक है, प्लस आखिरी में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से बेटा रेडियस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर आपको ग्राफ नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो रेडियस है वो पहले लगातार, कुछ लोग बताते हैं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस हमेशा बेटा घटेगी, ऐसा नहीं होता है, पहले घटेगी फिर लगभग कांस्टेंट फिर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये जो ग्राफ सामने बना है बेटा, ये इसका सही ऑप्शन रेडियस। अब इस क्वेश्चन से शिक्षा क्या लेनी चाहिए कि आपको रेडियस या आयनाइजेशन पोटेंशियल या एटमॉइजेशन, इन सब प्रॉपर्टियों को एक बार देख लेना है, क्योंकि जैसे रेडियस का उसने बना दिया है ऐसे वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी का भी बेटा क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कलर ऑफ केमनोफोर इज ड्यू टू द। देखो आप अगर अपने सिलेबस की बात करें तो वहां पे जो कलर आता है वो मोस्टली डी ट्रांजिशन से आता है। ठीक है, मतलब जब डी का इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो मोस्टली जो कलर आएगा वो डी ट्रांजिशन से आएगा। मगर अगर आपके पास सिस्टम D0 हो जाए, या फिर आपके पास सिस्टम D5 हो जाए, या फिर आपके पास सिस्टम D10 हो जाए, तो इन सब में डी ट्रांजिशन तो बेटा होता नहीं है। तो अगर मैं केमनोफोर की बात करता हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट, अगर मैं बच्चा पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर लेता हूं यहां पर, तो अगर आप मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहां बेटा +7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, +7। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा मेरे पास 4s2 और बेटा होता है 3d5। अगर मैं बात करूं +7 की तो 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये बच जाएगा बच्चा 4s0 और ये हो जाएगा 3d0। आप देख सकते हैं इसके डी में तो बेटा इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। अगर इसके डी में बेटा इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है तो इसका कलर डी ट्रांजिशन से तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो मेरा जो पहला ऑप्शन है वो बेकार हो गया। दूसरा लिखा है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। तो आपके जो दो कंपाउंड है आप इसको थोड़ा दिमाग में भी रख लीजिए, एक केमनोफोर हो गया, एक K2Cr2O7 हो गया, ये K2CrO4 हो गया। इन सभी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है बेटा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। उसमें क्या होता है
कि लीगेंड की, जैसे यहाँ पर लीगेंड मेरे पास ऑक्सीजन है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें Mn आपका मेटल बीच में है और 4 लीगेंड ऑक्सीजन है। चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है तो लीगेंड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बेटा मेटल में होता है। जब अगर मैं डी ट्रांजिशन की बात करूंगा तो वो मेटल से मेटल में ही होता है, ठीक है। मगर जब लीगेंड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल में होगा तो इसे मैं चार्ज ट्रांसफर बोलता हूं। और यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पर होगा लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि Mn में तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप देखिए Mn खुद ही भिखारी बना घूम रहा है, उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन देने को नहीं है, तो मेटल टू लीगेंड या तो चार्ज ट्रांसफर होता है या फिर बेटा लीगेंड टू मेटल होता है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि लीगेंड टू मेटल होगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लीगेंड टू मेटल। थर्ड ऑप्शन दे रखा है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लीगेंड, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर मेरे पास देखो थर्ड दे रखा है, कह रहा भाई जिरकोनियम हैफनियम हैज ऑलमोस्ट द सेम रेडियाई। अगर आप बात करें, अगर डी ब्लॉक की बात करें, 3 सीरीज हैं मेरे पास, एक होता है 3D सीरीज, एक होता है 4D सीरीज और एक होता है 5D सीरीज, ठीक है। 3D में आपका यहाँ पर टाइटेनियम होता है, फिर जिरकोनियम, फिर मेरे पास होता है हैफनियम। कायदे से तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेटा रेडियस की वैल्यू लगातार क्या होती है, बढ़ती है। कायदे से तो यही रूल है कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस की वैल्यू लगातार बढ़ती है, मगर टाइटेनियम से जिरकोनियम तक जाने पर तो बच्चा रेडियस बढ़ जाती है। टाइटेनियम से जिरकोनियम तक जाने में तो बेटा रेडियस बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, मगर जब आप जिरकोनियम से हैफनियम में जाएंगे तो बेटा रेडियस दोनों की लगभग सेम देखी गई है। और उसका कारण है कि ये जो मेरे पास 5D है ना, इसके पहले निकल जाते हैं लेंथेनाइट्स निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? लेंथेनाइट्स निकल जाते हैं। और लेंथेनाइट में होता है अच्छा खासा कंट्रैक्शन, उनका साइज लगातार लेंथेनाइट्स का घटता है। सुनिएगा, टॉप टू बॉटम आने पर रेडियस बढ़नी चाहिए थी मगर लग गया लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, 14 एलिमेंट का लेंथेनाइट कंट्रैक्शन लग गया, मतलब उसकी वजह से रेडियस पहले छोटी हुई। बात सुनिएगा, पहले यहां से जो लेंथेनाइट्स निकलेंगे ना इसके पहले, उसकी वजह से बेटा रेडियस पहले छोटी हुई और सेल की वजह से रेडियस बढ़ी। अब बताइए, अगर किसी एक इफेक्ट से रेडियस घट रही है और उसके उल्टे इफेक्ट से फिर रेडियस बढ़ रही है तो नेट रिजल्ट क्या आएगा यार? नेट रिजल्ट तो 0/सन्नाटा हो गया, कुछ नहीं होना है। मतलब टॉप टू बॉटम, चलो भाई नंबर ऑफ सेल बढ़े, मान ली तुम्हारी बात, सेल बढ़ गए, रेडियस बढ़ने में, अगर भैया यहां से निकले थे लेंथेनाइट्स जिसकी वजह से लेंथेनाइट कंट्रैक्शन लगता है वहां, तो रेडियस उसकी वजह से घटती है और सेल की वजह से बढ़ती है। इस वजह से ओवरऑल इंपैक्ट आता है कि दोनों का साइज लगभग बराबर, ठीक है। तो असर्जन बिल्कुल सही लिखा है कि जिरकोनियम हैफनियम हैज ऑलमोस्ट सेम रेडियाई। ऐसा नहीं है कि जिरकोनियम और हैफनियम का ही है, ठीक है। अगर मैं 4D 5D के किसी भी एलिमेंट की बात कर दूं ना तो उन सब की लगभग रेडियस, ऐसा नहीं कि बेटा जिरकोनियम हैफनियम दे रखा है, कल को उसने नायोबियम और टेंटालम का दे दिया, तब भी आपको यही लिखना है कि हाँ भाई रेडियस सेम है, बोथ है और सिमिलर प्रॉपर्टीज। अच्छा भाई, अगर दोनों की रेडियस लगभग सेम हो गई हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी बेटा सेम होंगी। मगर रीजन सही तो लिखा है, मगर इसके एक्सप्लेनेशन में ये लिखना चाहिए था कि भाई यहाँ पर जिरकोनियम हैफनियम की रेडियस इस वजह से सेम होती है कि बच्चा यहाँ पर लेंथेनाइट कंट्रैक्शन लग जाता है। वो तो यार कहीं लिखा ही नहीं उसने, यहाँ बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। तो असर्जन भी अपनी जगह सही है, रीजन भी अपनी जगह सही है, मगर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्जन। बात समझ में आई? अब लिखा है विच सेट एग्जिबिट कलर। देखो भाई, कलर वाले क्वेश्चंस आपको देख के जरूर जाने हैं कि भाई किसमें कलर वगैरह आता है। तो आप बस इतना देख लीजिएगा, अगर किसी में D0 है तो वहां पर ट्रांजिशन मोस्टली नहीं होता, अगर कहीं D5 है तो वहां पर भी ट्रांजिशन नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा सेट छांटना है जिसमें सब में कलर हो। देखो भाई, स्कैंडियम +3, स्कैंडियम में भाई आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रा करोगे ना तो +3 में सब D0 हो जाएगा। तो ये तो पहला ऑप्शन तो पहले बेकार हो गया क्योंकि ये पहला कलरलेस हो गया। ऐसा सेट छांटना है जिसमें सारे कलरफुल हों, ठीक है। अगला फिर से बेकार हो गया स्कैंडियम +3 की वजह से। ये देखो भाई, वेनेडियम +3, वेनेडियम +2, वेनेडियम का कितना होता है 23। जब +3 करोगे तो बेटा डी में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यहाँ डी में 3 बच जाएंगे। Fe+3 में तो डी में भैया हमें लगता है 5 बच जाएंगे। तो इनमें देखो सब में डी में इलेक्ट्रॉन है तो यही कलरफुल होगा। देखो लास्ट ऑप्शन में भी अगर आप टाइटेनियम +4 देखेंगे ना तो टाइटेनियम का 22 होता है। जब +4 करोगे तो एस के भी दोनों गए, डी के भी दोनों गए,
तो ये भी ऑप्शन बेकार। तो आपका कहना ये जा रहा हूँ, अब कल को उसने पूछ दिया भाई ये क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि आप बेसिक सीख के जाइए कि कल को उसने पूछा कॉपर प्लस और कॉपर डबल प्लस, पूछता है भाई, पूछेगा क्या, पूछता है भाई। अब कहें सर आपने अपने इंपॉर्टेंट में सर ये वाला क्वेश्चन कराया था, आपने सर ये वाला क्वेश्चन तो नहीं। अरे भाई सेंस तो वही लग रहा है ना कि कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाइए, रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाइए, 4D 5D के साइज बराबर होते हैं ड्यू टू लेंथ एंड कंट्रैक्शन, उसको आप देख के जाइए। इस क्वेश्चन को आप वॉच करते हैं तो आप गलती करते हैं, उस टॉपिक पे आप ध्यान देंगे तो बेटा आपका पेपर अच्छे से जाएगा। आप केवल क्वेश्चन पे कंसिडर करेंगे कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, इतना इंपॉर्टेंट तो बेटा कोई ना बता पाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर एक बार पूछा गया तो दोबारा भी यही आने वाला है। कोई अगर ये बता दे मेरे को पूरे इंडिया में कि भाई यही क्वेश्चन रिपीट होगा, तो भाई तुमने पेपर सेट किया क्या, पहले ये बता दो। तो कहना ये चाह रहा था कि कलर वाला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, ये मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है, भाई कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना है। बात समझ रहे हैं? आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अपने से अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ता हूं। अब देखिए मेरे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल बिहेव्स एज ए कैटलिस्ट। देखो भाई ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है कि मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स या मेरे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो मेरे पास जितने भी आपके डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है ना बेटा, उनके सरफेस पे बेटा फ्री वैलेंसियां होती हैं, या फ्री वैलेंसी बोल दीजिए, या इनके पास बोल सकते हैं बच्चा एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर किसी भी मेटल के पास बेटा एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, अगर किसी भी मेटल के पास अगर बेटा एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स हैं, मैं ये बता रहा था कि मेरे पास जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं बेटा उनके सरफेस पे आपकी फ्री वैलेंसियां होती हैं, या मेरे पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिन पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जाके जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और रिएक्टेंट के खुद के जो है बेटा बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। अब जब बताओ रिएक्टेंट के अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो उसके रिएक्शन करने का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट नहीं हो जाएगा। तो वही मतलब है कि बेटा डी ब्लॉक के सरफेस पे मेटल्स पे फ्री वैलेंसियां होती हैं, या बेटा एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से इनके जो मेटल्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। फिर लिखा है ट्रांजिशन मेटल एक्सबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। देखो हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो तो बेटा +2 होता है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो बेटा +2 होता है, मगर +2 के बाद +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, यानी कई प्रकार की, यानी +7 तक भी जाता है भाई। एमएन का तो +7 भी होता है, ठीक है, और आगे बढ़े ऑस्मियम वगैरह तो +8 भी हो जाता है। तो ये ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि अगर मैं 3D की बात करूं तो वहां पर क्या है कि 4s और 3D, वैसे तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए 4s से, वैसे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बेटा 4s से निकलते हैं, मगर यहां पर है क्या कि 4s और 3D के बीच का जो एनर्जी गैप होता है बेटा वो कम होता है। इसका मतलब 4s के इलेक्ट्रॉन जब इस्तेमाल कर लेगा तो थोड़ी एनर्जी देने पर 3D के भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्साइट कर पाएगा, जितने अधिक इलेक्ट्रॉनों को वो बाहर निकाल पाएगा, उतनी ही ज़्यादा बेटा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे एस में तो चलो 2 होते हैं तो या तो +1 चार्ज देगा या +2, मगर डी में तो 10 तक हो सकते हैं ना। तो 4s और 3D के बीच का जो एनर्जी गैप होता है बेटा वो काफ़ी कम है। तो जब ये 4s के इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर चुका होता है तो उसके बाद थोड़ी एनर्जी दी तो 3D के भी इलेक्ट्रॉन निकलना चालू। अब डी में तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो एक्साइट होंगे या फिर वो निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस वजह से इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भाई 7 नंबर काफी फेमस है, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन मेटल। देखो भाई जिंक जो होता है वो डी ब्लॉक का तो है भाई, जिसके जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री डी में जाएगी वो डी ब्लॉक का तो होगा, मगर जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल में काउंट नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ट्रांजिशन मेटल की डिफिनीशन पता होना चाहिए, जिसमें अगर किसी एलिमेंट के मेटल में या उसके कंपाउंड में अगर D10 फुलफिल्ड आ गया, मतलब कुल मिला के आपने मेटल लिया जिंक का तो वैसे भी D10 होता है, और जिंक में D10 होता है, और जिंक का जब मैं +2 बनाता हूं तब भी, मतलब जिंक का जो कंपाउंड बनाता हूं उसमें भी बेटा +2 ही आता है। मतलब जिंक में जो D ऑर्बिटल्स हैं वो पूर्णतया भरे हुए हैं, फुलफिल्ड हैं। अगर D पार्सली फिल्ड होता है, D9 हो जाए, D8 हो जाए, तब तो वो ट्रांजिशन में आता है, क्योंकि तभी तो ट्रांजिशन हो पाएगा।
तो भैया इसकी वजह से जिंक की बहुत सी प्रॉपर्टियां बदल जाती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे गया है कि जिंक का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी क्या होता है, कम होता है। जिंक फैमिली गड़बड़ है, जिंक कैडमियम मरकरी इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, हार्ड काफ़ी कम होते हैं। मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में आ गया। मतलब कहना ये चाह रहा है कि इसको लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने तो अपनी बात बता दी कि भाई डी, आप जिंक की बात करेंगे ना तो जिंक में भी D10 है और उसके जो कंपाउंड होंगे बेटा उसमें भी D10 होता है। इस वजह से ये जिंक दो है, जिंक हो गया, और कैडमियम मरकरी ये बेटा आपके ट्रांजिशन मेटल में काउंट नहीं होते। तो उस क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। लिखा है Mn+2 आर मोर स्टेबल इन कंपेयर टू Fe+2। कह रहा है Mn+2 बेटा ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करूंगा तो वो हो जाएगा 4s0 और ये लिख दिया जाएगा 3d5। बताओ सही है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब Fe+2 ड्रा करूंगा तो हो जाएगा 4s0 3d6। आपको अच्छी तरह पता होगा कि d ऑर्बिटल्स अगर फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड, कोई भी ऑर्बिटल्स अगर हाफ फिल्ड फुलफिल्ड है तो ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो D5, डी में मैक्सिमम कितने होते हैं बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने बेटा 5, हाफ फिल्ड हो गया, मगर वो हाफ फिल्ड नहीं है। कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने हैं कि किस ऑर्बिटल की फिलिंग से कितनी स्टेबिलिटी आती है। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन लगा दे कि भाई इसमें अनपेयर्ड गिन दो, तो यहाँ डी में भरोगे तो डी में आप यहाँ कैसे भरेंगे बताइए। डी में 5 होते हैं, आप ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ तो 5 अनपेयर्ड है, मगर जब D6 करोगे तो बेटा वो 4 अनपेयर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अपने सेगमेंट में। अब देखिए मैं 3 क्वेश्चन ये और बता रहा हूँ। एक तो भाई आपको पढ़ के जाना है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, तो भाई पढ़ के ही जाना है। हाँ, लेंथेनाइट्स की बात करें तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जरूर देखना है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मगर लेंथेनाइट कंट्रैक्शन में क्या आपको अच्छी तरह पता होगा कि अगर मैं लेंथेनाइट्स की बात करूं तो उसका गाना आपको सिखाया गया होगा, आप जहां भी पढ़ते होंगे, सीपन नेटपम सम यूगट तब दहियो एड़तम यबलू, ठीक है। लेंथेनाइट्स को याद करने का बढ़िया तरीका है। तो अगर मैं बात करूं लेंथेनाइट्स की, तो अगर मैं सीरियम से लेकर के लास्ट से जाता हूँ लुटेटियम तक, तो लगातार बेटा रेडियस लगातार घटती रहती है। यहाँ लगातार इसलिए घटती रहती है क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है बेटा वो f ऑर्बिटल में, और उसकी जो शील्डिंग पावर है वो काफ़ी कम है। इस वजह से न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉनों पे अच्छा खासा हावी रहता है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है, तो लगातार रेडियस लगातार घटती रहती है। इस घटना को हम बोलते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जैसे लुटेटियम +3 है, इसका अगर मैं हाइड्रोक्साइड बनाऊं तो ये कम बेसिक होता है। सीरियम +3 का हाइड्रोक्साइड बेटा क्या होता है, ज़्यादा बेसिक होता है। तो इस तरह के कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि एक्टिनाइट फॉर्म्स मोर कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी इन कंपेयर टू लेंथ। मतलब एक्टिनाइट्स जो होते हैं उनकी बेटा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। देखो भाई लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के अगर थोड़ा सा कंपेयर की बात कर लें तो एक्टिनाइड्स के जो साइज होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। और उनका चार्ज भी काफ़ी हाई चला जाता है। जैसे लेंथेनाइड्स में क्या होता है कि चार्ज +3 होता है या +4 होता है, मगर जो एक्टिनाइड्स होते हैं उसमें +3 +4 +5 इनफैक्ट +6 तक भी चार्ज चला जाता है। तो एक्टिनाइड्स की जो चार्ज डेंसिटी, अगर आपने कॉम्प्लेक्स का चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया जाता है कि जिस मेटल की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है वो मेटल ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कब ज़्यादा होती है सर, जिस मेटल पे चार्ज ज़्यादा आ जाए और साइज छोटा हो जाए। तो बेटा एक्टिनाइड्स के चार्ज भी ज़्यादा हो सकते हैं और इनका साइज भी लेंथेनाइड के कंपेयर में बेटा छोटा होता है। इस वजह से जो एक्टिनाइड्स की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो लेंथेनाइड्स की तुलना में ज़्यादा है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस हैं जो बेटा क्लास 12 और अब तो जेईई और नीट वाले लेवल्स में भी आने लगे हैं। अब देखो क्या लिखा है, पहला लिखा है हमको बनाना है KMnO4 बनाना है फ्रॉम K2MnO4, ठीक है। मतलब K2MnO4 से बनाना है KMnO4, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्लोरीन दे दो। इसको अगर आप क्लोरीन देंगे तो ये KMnO4 बन जाएगा। हाँ, अगर इससे ये लाना है तो बेटा एक हीटिंग इफेक्ट भी इसका आपका बुक में दे रखा है, इसको हीट करोगे तो ये बन जाता है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे पास, ये क्रोमाइट होता है। क्रोमाइट से हम लोग बनाते हैं बेटा Na2CrO4, ठीक है। तो पहले हम लोग क्रोमाइट लेते हैं, उसमें डालते हैं सोडियम कार्बोनेट, एयर ऑक्सीजन पास करते हैं, तो मेरा ये कन्वर्जन के द्वारा यहाँ पर Na2CrO4 बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग Na2CrO4 को क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम देते हैं, तो ये बन जाता है Na2Cr2O7 और उसको मैं 2 KCl दूंगा। तो ये K2Cr2O7 बनाने का एक इंपॉर्टेंट मेथड भी है। मतलब इसको अगर मैं एसिडिक मीडियम देता हूँ तो ये बन जाता है एसिडिक मीडियम में जो मेरा क्रोमेट आयन है वो डाइक्रोमेट बन जाता है। मतलब पहले
बनेगा Na2Cr2O7, मगर जब KCl दूंगा तो वही बन जाएगा ऑरेंज कलर का मेरा K2Cr2। ये पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। एक कन्वर्जन देखो ये दिया, देखो ये दो आयन बड़े फेमस हैं, ये बेटा डाइक्रोमेट आयन होता है और ये क्रोमेट है। देखो बहुत बढ़िया से मैंने लिख दिया है। अगर आप कहीं पर भी क्रोमेट आयन होगा उसको एसिडिक मीडियम देंगे तो वो डाइक्रोमेट बन जाएगा, और डाइक्रोमेट आयन को अगर आप बेसिक देंगे तो क्या बन जाएगा, क्रोमेट। जैसे मैंने यहाँ भी बोला था कि ये क्रोमेट आयन है, इसको मैं अगर एसिडिक मीडियम दूंगा तो ये डाइमराइज होकर डाइक्रोमेट बना देगा, और अगर बेसिक दूंगा तो ये टूट करके बना देता है क्रोमेट आयन। तो इतने क्वेश्चंस तो आपको मोस्टली देख के जाने इसके अलावा भी अगर आप एक दो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मोस्टली ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप चैप्टर ही पूरा पढ़ के जाइए, मगर ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बेटा आजकल प्रचलन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप जरूर देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगर लेक्चर पसंद आया करे तो बेटा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स को, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।